गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट आगे यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमने पीसीआर पढ़ा उसके बाद की प्रोसेस। यदि एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेट किया था हमने डीएनए को। आइसोलेट करने के लिए हमने डिफरेंट एंजाइम को यूज किया था। आइसोलेट करने के बाद दूसरी हमारी जो प्रोसेस थी, चूंकि डीएनए बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट किया बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और तीसरी जो प्रोसेस की थी हमने कि उस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद जो ढेर सारे फ्रेगमेंट बने थे उन फ्रेगमेंट में से हमारा डिजायर डीएनए कौन सा है जिसको हम आगे यूज करना चाहते हैं फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसको हमने निकालने की कोशिश की थी। द प्रोसेस नोन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे हमने वो उसको निकालने की कोशिश की थी। यहां तक हम बात कर चुके थे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप आता है इंसर्शन ऑफ दिस डिजायर डीएनए टू द वेक्टर डीएनए और वेक्टर में इंट्रोड्यूस करना। बट उससे पहले एक बात हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर ली, पीसीआर की बात कर ली। और पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने क्या किया कि जो हमारा डिजायर डीएनए हमने जो निकाला इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली। और चूंकि मल्टीपल कॉपीज हमको बनानी थी और वो प्रोसेस बार बार करनी थी, तो चाहे वो प्राइमर की बात हो जो कि हमने यूज किया और या वो डीएनए पॉलीमरेज, यही दो एंजाइम लगते थे इस पूरी प्रोसेस में। ये अलग बात थी कि प्राइमर तो वही नॉर्मल वाले थे जो इनिशिएट कर सकते थे किसी डीएनए की पॉलीमराइजेशन होने के लिए या बनने के लिए, या एक डीएनए से दो और दो से चार बनने के लिए। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो डीएनए पॉलीमरेज जब बार बार कंटिन्यूएशन में ये प्रोसेस चलती है, डीनेचरिंग ऑफ डीएनए होता है, तो इतनी हीट जनरेट होती है कि वो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में हमने थर्मस एक्यूटस बैक्टीरिया से एक पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज निकाला जो कि हाई टेम्परेचर में भी एक्टिवली काम कर सकता है, और टेक पॉलीमरेज का यूज करते हुए हमने वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की प्रोसेस करी। सो फाइनली हमारे पास हमारा डिजायर जो डीएनए था वो डीएनए डिजायर वाला, या ये जो रिकॉम्बिनेंट ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट ना कहकर इसको डिजायर डीएनए ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हमारा डिजायर जो डीएनए थे इसकी हमने क्या करी, मल्टीपल कॉपीज बनाई बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर। यहां तक हम पढ़ चुके थे, तो तकरीबन 3 प्रोसेस हम पढ़ चुके थे। अब ढेर सारे हमारे पास वो डीएनए के सेगमेंट बन गए हैं। अब अगली जो 4th स्टेप था जो हमारा जो हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन की जब बात कर रहे थे, मैंने आज से दो पहली क्लासेस में जो आपको बात की थी कि 6 से 7 स्टेप है जिनके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो 4th प्रोसेस थी वो दरअसल क्या था, लाइगेशन ऑफ डीएनए और फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए। फॉरेन कहते हैं क्योंकि बाहर से आया, एलियन डीएनए कहते हैं क्योंकि ये भी क्योंकि हमने किसी दूसरे से लिया, और इस एलियन डीएनए को लाइगेशन ऑफ डीएनए टू द वेक्टर इसके साथ जोड़ने की प्रोसेस। वेक्टर से जोड़ने के लिए जिस भी रेस्ट्रिक्शन का इंटरन्यूक्लियस का एंजाइम या जिस भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हमने इस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को काटने के लिए किया था और उससे अपना डिजायर डीएनए निकाला था, ठीक उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हम इसके ऊपर करेंगे, वेक्टर के ऊपर करेंगे और वेक्टर को भी कट करेंगे ताकि ये जो हमारा डिजायर डीएनए है ये इस वेक्टर के साथ क्या हो सके, अटैच हो सके। और जब हमारा डिजायर डीएनए वेक्टर के साथ अटैच हो जाएगा तो ये हमारा कहलाएगा क्या, रिकॉम्बिनेशन हो गया वेक्टर के साथ जोड़। जहां ये याद रखिएगा कि फिर जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमको वो वेक्टर की सभी कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में रखनी होती है जो क्लोनिंग वेक्टर की थी, कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, वो सब चीजें भी यहाँ पर जरूरी होता है। तो अब जिस तरीके का हमारा डीएनए होगा, जितनी उसकी कॉपियां हमको प्रिपेयर करनी होगी, उसको दिमाग में रखते हुए हमने क्या किया, वेक्टर के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारा जो डिजायर डीएनए है वो डिजायर डीएनए एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी शो करता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टिव मींस
इसका जो जीन प्रोडक्ट होगा वो एम्पिसिलिन के मौजूदगी में भी उस ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ने देगा, क्योंकि एम्पिसिलिन का इफेक्ट इस डीएनए के कारण नहीं पड़ेगा। हम यदि इस डिजायर्ड डीएनए को किसी भी वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये वेक्टर भी कैसा हो जाएगा, ये वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा हो गया जिसके जो एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी जीन को रिलीज करेगा। अब यदि इस वेक्टर को हम ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करते हैं, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, और यही हमारा क्या है, होस्ट सेल। क्योंकि वेक्टर अपने आप में खुद मल्टीप्लाई नहीं होगा, वेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, कोई मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने किसको चुन लिया, ई कोलाई। अब यहां फिर से ध्यान रखिएगा कि आप जो वेक्टर चुन रहे हैं और जो आप होस्ट चुन रहे हैं वो उनके साथ भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि डिजायर्ड डीएनए कट करना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार डीएनए कट करने के बाद उसके लिए अप्रोप्रिएट वेक्टर ढूंढना, फिर उस अप्रोप्रिएट वेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट होस्ट ढूंढना, फिर उस अप्रोप्रिएट होस्ट से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेस हैं जो इनको काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, इतना कि इजी है, लेकिन चूंकि हमको यह सब जानकारी मिल गई है इसलिए हम इनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि अब हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है कि इस वाले ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का डीएनए सेगमेंट है जिसमें इस तरीके के पैलिंड्रोम सिंड्रोम है और इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कट किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो था हम उसको क्या करेंगे, ई कोलाई में डालेंगे। अब बात आती है साहब वेक्टर को ई कोलाई में क्यों डालोगे, इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्या रिलीज करने वाला है, एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी जीन रिलीज करने वाला है, यानी एम्पिसिलिन के मौजूद होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मजेदार बात यह है कि ई कोलाई जो है, ई कोलाई ये इसमें किसी भी तरीके की रेजिस्टिविटी नहीं होती, यानी एम्पिसिलिन मीडियम में डाल दो तो ये मर जाएगा। आगे बात सुनो, अब यदि इस ई कोलाई में मैं इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दूं तो क्या होगा, ये ई कोलाई अब एम्पिसिलिन रेजिस्टिव होगा, मींस इस ई कोलाई के ऊपर एम्पिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई। यहां पर चूंकि हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी जीन प्रोड्यूस करना चाह रहे थे और उसको हमने किसी एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया, उस वेक्टर को हमने एक होस्ट जो कि ई कोलाई है उसमें डाल दिया। क्योंकि ई कोलाई के पास कोई रेजिस्टिविटी नहीं है किसी भी एंटीबॉडीज को लेके, चाहे वो एम्पिसिलिन हो, टेट्रासाइक्लिन। तो जब हमने इसको ई कोलाई में इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इसका ई कोलाई का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टिव जीन भी बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और जब एम्पिसिलिन रेजिस्टिव जीन बनेगा तो एम्पिसिलिन में भी ये सर्वाइव करेगा। यहां पर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी जीन एक तरीके का सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। मतलब हमने यहां पर कितने वेक्टर, मान लीजिए 50 वेक्टर हमने तैयार किए अपने डिजायर्ड डीएनए डाल के। अब इन 50 वेक्टरों को हमने मान लीजिए 100 ई कोलाई मौजूद है वहां छोड़ दिया। अब ये 50 वेक्टर 100 में से किस किस ई कोलाई के साथ जाकर जुड़ गया है हमको पता नहीं चलेगा। ये अलग बात है कि इस ई कोलाई को भी हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ये ई कोलाई इस वेक्टर को क्या कर ले, रिसीव कर ले। यानी इस ई कोलाई को अब कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मैंने एक वीडियो दिया है आपको। कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, कॉम्पिटेंट बनाने के 4 तरीके हैं। आइदर आप डाइकेटाइन से ट्रीट कर दीजिए और इस वेक्टर को हीट शॉक मेथड दीजिए 42 डिग्री सेल्सियस, फिर ठंडा कर देना, आइस में रख देना, फिर 42 डिग्री। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू आप इंसर्ट कीजिए। तीसरा तरीका है बायोलॉजिस्टिक गन के थ्रू या जीन गन के थ्रू, या चौथा है डिसार्म वेक्टर के थ्रू या पैथोजन के थ्रू। तो इन 4 में से कोई एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो यदि इस ई कोलाई को हम इस तरीके से कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो अपने चारों तरफ मौजूद वेक्टर को क्या कर सके, रिसीव कर सके, तो अब आप कैसे अनुमान लगाओगे कि 50 आपके पास वेक्टर थे और ई कोलाई की संख्या 100 है। आप कैसे जानोगे कि ये 50 किन 50 ई कोलाई के अंदर क्या हुए हैं, इंसर्ट हुए। वहां पर हमारा काम करता है सेलेक्टेबल मार्कर। हम क्या करेंगे, ये 50 वेक्टर को छोड़ेंगे, इसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे,
इनको भी जो है तो ट्रीट करेंगे, हीट शॉक देंगे। तो जब एक माहौल मिलेगा तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वेक्टर को रिसीव करना शुरू करेंगे, या यूं कहिए कि ये वेक्टर डीएनए इंटर करना शुरू कर जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर। जब एक बार अंदर इंटर कर जाएंगे तो स्वाभाविक है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी जीन बनाएंगे। अब इन सभी के सभी 100 बैक्टीरिया को या इकोलाई को मैं यदि एम्पिसिलिन ट्रे में ग्रो करूं तो स्वाभाविक है जिसमें वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया होगा वो इकोलाई एम्पिसिलिन में रजिस्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी जीन मौजूद है जिसका इंपैक्ट एम्पिसिलिन का उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन बचे हुए 50 इकोलाई के अंदर ये वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, ऑटोमेटिकली वो एम्पिसिलिन मीडियम में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है सिलेक्टेबल मार्कर का कि वो कौन कौन से वेक्टर, भाई 50 को आपने डाला है, 100 है, 100 के ऊपर आप क्यों काम करेंगे, 50 डाला है, हो सकता है इसमें से 40 ही इकोलाई के अंदर गए हो, 10 वेक्टर किसी तरीके से ना इंटर कर पाए, तो अल्टीमेटली उस इकोलाई उस एम्पिसिलिन ट्रे में केवल और केवल 40 इकोलाई जो है तो क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। ये जो 40 इकोलाई ग्रो हो रहे हैं इनको मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। अब ये मेरे वो होस्ट सेल है जिनके अंदर मेरे डिजायर का डीएनए क्या है, इंसर्टेड है। अब मेरे को अगला काम करना है कि ये जो डिजायर डीएनए है जो मैंने इस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, अब इस होस्ट को ट्रिगर करना है कि वो जल्दी मल्टीपल कॉपीज बनाए, ढेर सारा प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट का मैं यूटिलाइजेशन कर सकूं किसी लेवल पे, लार्ज स्केल पे, क्योंकि इसी काम के लिए तो मैंने ये डिजायर डीएनए को क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया। मेरी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं कि हम आखिर ये जो हमने जो डिजायर डीएनए कट किया, इसको इंसर्ट किया होस्ट सेल में, इस होस्ट सेल से हम इससे मास लेवल में प्रोडक्शन कैसे करते हैं वो देखो। हमने प्रोसेस क्या की, फॉरेन जीन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एलियन डीएनए था, इसको हमने एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया, वेक्टर से एक होस्ट में आया और होस्ट को हम यदि ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करें तो प्रोड्यूस द डिजायर प्रोडक्ट, यही हमारा एम है। अब आप ये बात समझ जाइए, यहाँ एलियन डीएनए हमारा डिजायर डीएनए, वेक्टर जिसके थ्रू हमने इंट्रोड्यूस करके उसको होस्ट मिला दिया। होस्ट क्या हो सकता है, यहाँ एनिमल सेल हो सकता है, बैक्टीरियल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें रख के हम उसकी क्या करना चाहते हैं, उस जीन का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। एक वर्ड आता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो समझ में आता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है? देखिए, whenever any protein encoding gene express itself in heterogeneous host, शायद थोड़ा समझने में तकलीफ हो रही हो, हेट्रोजिनस या हेट्रोलोगस होस्ट की यदि मैं बात करूं तो आप समझ जाइए। देखिए यहां मतलब क्या है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है जिससे मान लो कोई चीज बनने वाली है, प्रोडक्ट बनने वाला है ए, ठीक, ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म या किसी न किसी प्लांट का पार्ट रहा होगा, प्लांट का, ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का, ये पार्ट रहा। जिस भी ऑर्गेनिज्म एनिमल का पार्ट रहा होगा वहां ये डीएनए कोई एक प्रोडक्ट बना रहा था, उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, ए था। इज इट क्लियर? हमने क्या किया, इस चूंकि वो जहां ए बना भी रहा था वहां पर उस तरीके का यूज शायद उतना नहीं था, या था भी पर उसको कोई जरूरत नहीं थी, या उसको जरूरत थी भी पर हमको ये ए चाहिए पर हम उसे ले नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अपने तरीके से यूज कर रहा था। तो हमने उस एलियन डीएनए को वहां से उठाया जिससे एक का फॉर्मेशन हो रहा था, और इस पूरी की पूरी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ले गए और फाइनली इस एलियन डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर क्या करा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्चुअली में ये एलियन डीएनए इसका पार्ट नहीं,
इसका पार्ट कौन, ये किसका पार्ट था, ये इस प्लांट ऑर्गेनिज्म या एनिमल का पार्ट था जहां से उस इंडियन पीस ऑफ डीएनए को हमने कट किया था। उसको लेकर हम किसी वेक्टर या किसी होस्ट में उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को एक्सप्रेस करा रहे हैं और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। यदि नॉर्मली कोई जीन अपने जो उसका कहना चाहिए मदर जो ऑर्गेनिज्म है, या यूं कहिए जो जहां से वो इनिशिएट हुआ है, उसका जो नेशनलिटी है, मदरहुड है जहां से, वहां पे यदि एक्सप्रेस ना करके उस ऑर्गेनिज्म में उस डीएनए को कट करके आप किसी चौथे ऑर्गेनिज्म में उसको एक्सप्रेस कराए तो वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। व्हेनेवर एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन, मतलब जो भी प्रोटीन को एक्सप्रेस करने वाला कोई जीन है, यदि वो एक्सप्रेस करे अपने आप को किसमें, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म जाकर, तब वो कहलाता है किस तरीके का प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। एक्चुअली हमको यही रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की तो क्या है, जरूरत है, इसी की हमको दरकार है, या यूं कहिए यही हमारे लिए क्या है, प्रीशियस मटेरियल। क्यों, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमारे बॉडी में या हमारी यूटिलाइजेशन के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल नहीं। उदाहरण के तौर पर इंसुलिन, ये हमारे पास नहीं है, या बहुत सारी मेडिसिन। अब मेडिसिन ऐसी है जो किसी बैक्टीरिया वायरस में तो ग्रुप बन रही है, लेकिन वो हमारे में नहीं बन रही, इसीलिए वो बीमारी हमको होती है, उनको नहीं होती है। तो जिनको नहीं होती वहां से हमने वो डीएनए उठा लिया, उसको एक्सप्रेस करा लिया, उसका प्रोडक्ट बन गया। अब उस प्रोडक्ट को मेडिसिन के फॉर्म में खा लेते हैं, चाहे आप उसको एंटीवायरल कह लीजिए, एंटीबैक्टीरियल कह लीजिए, पैरासीटामोल, जो कहना है वो कह लीजिए। मतलब वो ऐसी दवाई है जो उस पर्टिकुलर वेक्टर को या पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिसके पीछे हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। जब हमने इस तरीके से एलियन, वेक्टर और होस्ट के थ्रू ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की होस्ट को, ताकि वो अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करे, तो लेबोरेटरी में यदि आप देखते हैं, लेबोरेटरी में यदि आप प्रोडक्शन देखें तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। मान लीजिए आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, आपने एम्पिसिलिन बनाने की कोशिश की, तो आपने 100, 50, 500 बैक्टीरिया को लिया, उनके ऊपर काम किया और उनको लेकर जो है तो प्रोडक्ट बनाया। तो हो सकता है आपका 100 ml 50 ml जो है तो क्या नाम से एम्पिसिलिन बन गया। अब 100 ml 50 ml एम्पिसिलिन तो आपने बना लिया, लेकिन क्या ये 100 ml 50 ml एम्पिसिलिन किसी काम आएगा? या मान लीजिए आप इंसुलिन बना रहे हैं, तो आपने पूरी प्रोसेस की, डिजायर डीएनए कहीं से निकाल के यूज किया और उससे जो है तो आपका इंसुलिन बनने लगा। आपने देख लिया लेबोरेटरी में कि ये 10 ml इंसुलिन 10,000 बैक्टीरिया से बन सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन 10 ml इंसुलिन का क्या यूज? कोई यूज नहीं। ये जो स्मॉल स्केल में जो प्रोडक्टिविटी है, इसको हमको लार्ज स्केल में कन्वर्ट करनी होगी। देन ओनली दिस डीएनए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कैन बी यूजफुल टू अस। यदि हम इसको लार्ज स्केल में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो जितनी भी हमने पूरी प्रोसेस अभी यहां तक करी है उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अभी देखो कोरोना की दवा बन रही, अब कोरोना की दवा बन चुकी, एक 5 ml 7 ml किसी ने बना ली, उनका हमने जो है थोड़ा सा लेबोरेटरी लेवल पे यदि काम किया है, तो लार्ज स्मॉल स्केल पे बनाया, मान लीजिए 10 बॉयल बन गया होगा, 200 बॉयल बन गया होगा, और उसका यूज किया जा रहा है, अभी टेस्टिंग चल रही है, जिसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बाद में पढ़ेंगे। अभी जब टेस्टिंग में ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भैया ये जो है तो क्या नाम से बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, देन उसी स्मॉल स्केल को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? लार्ज स्केल में। हमको लीटरों में वो दवाई चाहिए, टनों में वो दवाई चाहिए, तब इतने सारे लोगों को क्या कर पाएंगे? मेडिसिन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ठीक वैसे ही जब भी हम फॉरेन ड्रीम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इनिशियली हम लेबोरेटरी लेवल पे स्मॉल स्केल पे ही उसका प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमको यदि मार्केट पे आना है, या यूं कहिए कि हमको यदि सब लोगों को दवाई पहुंचानी है, या सब लोगों को दवा देनी है, या वो प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन लेना है और उसको सस्ता भी करना है, तो हमको लार्ज स्केल में आना पड़ेगा। अब यदि मैं लार्ज स्केल की बात करूं, या हम कहें लार्ज स्केल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए लार्ज स्केल के लिए बहुत जरूरी है, इसी का यूज है, लार्ज स्केल के लिए बहुत जरूरी है कि हम, जैसे यहाँ क्या हो रहा है कि हमने एक जगह पे बनाया, उसका जो प्रोडक्ट नेक्स्ट रखी, हमको ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि हम कंटिन्यूएशन में उसका जो प्रोडक्ट है वो निकालते भी जाएं, इधर से और प्रोसेस करते भी जाएं, यानी
इनलेट भी रहे, आउटलेट भी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, तब तो इस लार्ज स्केल की बात। गोबर गैस प्लांट देखा आपने, गोबर गैस प्लांट में आपने गोबर भर दिया, गैस बन गई, आपने 2 दिन खाना बनाया, अब गैस खत्म हो गई, अब क्या करो, फिर गोबर भरो, 15 दिन के लिए वेट करो। यदि इस तरीके से होता तो गोबर गैस प्लांट कभी भी सक्सेस नहीं होता कभी भी सक्सेस नहीं होती। लेकिन गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, डेली आप इधर से गोबर डालते जाते हैं, कुछ जो डाइजेस्टर से जो डाइजेस्ट गोबर है वो बाहर निकलते जाता है और डेली गैस बनती जाती है और डेली उस गैस का यूज होते जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ इसी तरीके की प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी कि हम प्रोडक्ट कुछ निकालते भी जाएं, जो वेस्ट है उसको भी अलग कर दें, जो उसका प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आए, और नया जो है तो नया मटेरियल इंसर्ट भी होता है। तो यदि ये तीनों प्रोसेस होती रहेंगी तो हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थोड़े थोड़े मात्रा में 1-1 लीटर भी यदि दिन में बन रहा है तो डेली बनता जाएगा, उसको बाउल में जो है तो इकट्ठा कर करके और मेडिसिन के तौर पर बेचा जा सकेगा। तो लार्ज स्केल में निकालने के लिए अब यहां हमें एक नई टेक्निक की जरूरत पड़ी, नाम आया क्या, बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर की यदि मैं बात करूं तो ये बायोरिएक्टर डेवलप, बायोरिएक्टर का काम क्या था, बड़े बड़े वेसल्स हुआ करते होते हैं एक्चुअली में आगे, तो बड़े बड़े वेसल्स हैं जिनमें हम इन जो प्रोडक्ट हमारा है, जो हमने बैक्टीरिया मान लीजिए लिया, इनको ग्रो कराने के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करने का काम कर। इन बायोरिएक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो 100 से 10,000 लीटर्स के आसपास होती है। तो जब इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी तो आप समझ जाइए कि जब इतने सारे बैक्टीरिया एक साथ काम कर रहे होंगे तो कम से कम 2 लीटर 5 लीटर इस तरीके से इनके प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे। तो इन बायोरिएक्टर्स का यूज किया गया फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, व्हाटएवर द प्रोडक्ट दे आर। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए था या जो भी डिजायर्ड एलियन पीस ऑफ डीएनए था, उसका जो भी प्रोडक्ट बनना है वो किसके थ्रू बन पाएगा, इन बायोरिएक्टर के थ्रू आसानी से बन पाएगा, लार्ज स्केल में बन पाएगा। इज इट क्लियर? जैसे मैंने पहले कहा कि बायोरिएक्टर जो है उनका काम क्या, 100 to 10,000 लीटर, इससे ज्यादा वाले भी बनते हैं। एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर जिसका मैं डायग्राम बनाया होगा आपको, इसमें मैं बात करता हूँ। इनका काम क्या है, इनका काम है कि जो भी आपका स्मॉल स्केल पे जो लेबोरेटरी में प्रोडक्ट बनता है उसी को लार्ज स्केल में कैसे बनाया जाए, ये काम ये करते हैं। तो वेसल्स हैं जहां पर रॉ मटेरियल डालकर हम अपने डिजायर जीन या प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने का काम करते हैं, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब वो जीन हो सकता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है। तो रॉ मटेरियल को यूज करते हुए एक बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेना, यही बायोरिएक्टर्स का काम है। इज इट क्लियर? यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल। और जहां तक रही बात एक बायोरिएक्टर की, तो बायोरिएक्टर का काम होता है प्रोवाइड ए ऑप्टिमम कंडीशन उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ताकि जो उस बैक्टीरिया के साथ हमने जो अपना डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करा रखा हुआ है, उस बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होगी तो स्वाभाविक ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगी, तो हमारा डिजायर्ड डीएनए भी क्या होगा, वो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उसके लिए जरूरी है टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। भी मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा कहां से टेम्परेचर मेंटेन होगा। पीएच मेंटेन होगा। सबस्ट्रेट जितना होगा हमको इधर से, चूंकि हम कह रहे हैं जिस तरीके से इधर से निकलते भी जाएगा सबस्ट्रेट भी आते जाएगा, यानी वो बायोरिएक्टर कंटिन्यूएशन में काम करेगा। सॉल्ट, जो जरूरी केमिकल्स है उनकी भरपाई होगी, जो विटामिन की जरूरत पड़ेगी वो, प्लस ऑक्सीजन सप्लाई। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने का काम बायोरिएक्टर करते हैं। यदि आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ तो एक मोटर लगी हुई है जिसका काम है, इसको ये जो आप दिख रहा है ना, ये एजिटेट होता है, घूमता है, स्टीयरिंग टाइप इसको बोलते हैं बायोरिएक्टर। तो ये मोटर के कारण ये घूमता है, यहाँ पर प्रेशर बॉक्स लगा हुआ होता है जिससे हम प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये एसिड बेस पीएच कंट्रोलर है, जहां से हम एसिड बेस कंट्रोल करने का काम करते हैं। स्टीम डालते हैं एस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ये फोम ब्रेकर है, यहाँ पर फोम का फॉर्मेशन होता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। फ्लैट ब्लेड इंपेलर है, ये जो ब्लेड है ये इस तरीके होते हैं, फ्लैट होते हैं ताकि बैक्टीरिया या जो भी प्रोडक्ट डाला जाए उनको कोई नुकसान ना हो। ये पूरा का पूरा एरिया जो खाली दिख रहा है ये कल्चर ब्लॉक है, मीन जहां पर ये सभी के सभी चीजों को हम पुटअप करते हैं ताकि हम उनका लार्ज स्केल में प्रोडक्टिविटी कर सकें। और स्टेराइल एयर यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है ताकि ये पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो सके।
तो ये बायोरिएक्टर है जो कि यूज होते हैं किसके लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और एंजाइम बायोलॉजिकली, ये यहाँ वो प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस में आप इसको, इस प्रोसेस को रोके बिना इसमें इंसर्शन का भी जुगाड़ होता है, यानी कि जब आप एक तरफ से कुछ प्रोडक्ट बाहर तरफ निकाल रहे होते हैं तो ये जगह खाली होती जाती है, तो जो जगह खाली होती जाती है उसकी जगह नया मटेरियल, क्योंकि हो सकता है एक बैक्टीरिया की जो क्षमता हो वो मान लीजिए कि 50 बार मल्टीप्लाई करने की हो, तो जब आपने देख लिया कि ऑलरेडी वो 50 बार मल्टीप्लाई कर चुका है या ग्रो कर चुका है, तो उसके बाद तो वो करेगा नहीं, स्वाभाविक उसको बाहर निकालिए। नए वाले को जो है तो चांस दीजिए, वो फिर इसी तरीके से 50 बार करेगा, उसको निकालिए आगे। तो ये इस तरीके की प्रोसेस जो है तो वो क्या होती है, चलती जाती है। अब यदि इस बायोरिएक्टर की बात करें तो इसमें एजिटेटर सिस्टम होता है। जैसे ये क्या करता है, एजिटेट करते रहता है, घुमाते रहता है, प्लस ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जो बायोरिएक्टर होगा उसका काम क्या होगा, ऑक्सीजन की भी सप्लाई करेगा, तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है इसमें। पीएच कंट्रोल भी करता है, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और obtain same time new culture, or you can say that the new material can be added and new तो दोनों प्रोसेस में चला रहा होता है, यानी एक तरफ प्रोडक्ट भी बनते जाता है, ऊपर से हम नया डालते भी जाते हैं उसमें सिस्टम में, ताकि जो है तो वो उसको और भी बन सके। टेम्परेचर मेंटेन होता है, प्रेशर के थ्रू फिर हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेनिंग सिस्टम होता है। फिर टेम्परेचर के साथ साथ और क्या होगा, स्टीम हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, बीक का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन हो गया, पीएच कंट्रोल भी हो गया, फोम ब्रेकर भी मौजूद है। तो जो ये फोम ब्रेकर भी मौजूद है तो इसका भी, जब आप इसको बार बार एजिटेट करेंगे फोम का फॉर्मेशन होगा तो उसको हटा दें। तो कहने का मतलब एक बायोरिएक्टर वो सब कंडीशन प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस हो जाने भर से काम नहीं चलता। अब इस लार्ज स्केल में प्रोड्यूस सब्सटेंस की डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है साहब ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होगा, आफ्टर बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्या था आपका, मान लीजिए कि बायोरिएक्टर के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका बायोसिंथेटिक फेज हो गया। अब जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट हैज सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर मार्केट। ये मार्केट में जाने से पहले कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेस से होकर गुजरता है। उस सीरीज ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इट इंक्लूड सेपरेशन है एंड दिस इज नोन एज तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में एक्चुअली हम सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही तरीके से सेपरेट हो। ऐसा ना हो कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ और भी चीज आ जाए और वो प्यूरिफाइड फॉर्म में। ये दोनों चीजें हमको ध्यान देनी होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में। और एक बार डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में हमने सेपरेट कर लिया, उसको अच्छे से प्यूरिफाई कर लिया, देन इसको क्वालिटी प्रिजर्वेटिव की भी जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो सब दिन वैसे का वैसे रहेगा, उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा। आपने देखा होगा हर एक मेडिसिन का अपना क्या होता है, एक
एक्सपायरी डेट होता है, हर एक दवाई का एक एक्सपायरी डेट होता है। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बाद उनकी उस दवाई में मिला हुआ जो प्रिजर्वेटिव कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो एक क्वालिटी प्रिजर्वेटिव के साथ उसको रखा जाता है ताकि इसका यूज मार्केट में किया जा सके। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि यदि ये प्रोडक्ट किसी तरीके की मेडिसिन है या किसी डायरेक्ट ह्यूमन से रिलेटेड जुड़ी चीज है या प्रोडक्ट है, तब इसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। सबके होते हैं, लेकिन जब हेल्थ से रिलेटेड बात आ जाती है तो उनको ज्यादा मात्रा में और बड़े क्वालिटी टेस्टेड या यूं कहना चाहिए कि क्वालिटी चेक करते हुए होते हैं, उनमें 1% भी एरर की कोशिश ना हो, इस तरीके की कंडीशन रहती है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है और एक चरण चलता है, फिर उसके बाद दूसरा चरण चलता है। हर एक चरण में किस पर्सन को कितना अमाउंट ऑफ डोज दिया जाना है, क्या इससे ज्यादा देने में कोई तकलीफ है, क्या इससे कम देने में कोई तकलीफ है, हर तरीके से। एक मेडिसिन बनाना, एक दवाई बनाना, एक प्रोडक्ट बनाना उतना ज्यादा कठिन नहीं जितना उस प्रोडक्ट को सही तरीके से कितना अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में किसी पर्सन को इंजेक्ट किया जा सकता है या दिया जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के बाद फिर उसका सही तरीके से यूज होना और कितनी अमाउंट में होना है ये भी फाइंड आउट करना, वो क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू होता है। और जब वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है, देन ओनली द प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इन द मार्केट। जब तक वो प्रोसेस नहीं होती तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस नहीं होती और प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन यदि वो क्लिनिकल ट्रायल में कहीं फेल होता है तो वो प्रोडक्ट फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो आपकी जितनी पूरी की पूरी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है यहाँ सेपरेशन होना, प्यूरिफिकेशन होना और सेपरेट और प्यूरिफाई होने के बाद उस प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल्स में पास होना, यानी वो जो उन्होंने स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेकअप लगा रखे हैं उन सबको क्रॉस करने के बाद ही कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है, किसी मेडिसिन के फॉर्म में या किसी और चीज के फॉर्म में। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं होता, या यूं कहिए कि मार्केट तक नहीं पहुंचता। तो ये तो थी बायोटेक्नोलॉजी की बात कि बायोटेक्नोलॉजी में हम काम कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे वहां हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं आज प्रेजेंट की डेट में। तो चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में हो या इथिकल कुछ और इशूज हो, बायोपायरेसी वगैरह हो, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।